काँग्रेसचा कारभार मागे हिजड्याचा कारभार नाही जा पारले हा आवाज हा आजी। इस वीडियो में बाला साहेब ठाकरे क्लियर कट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार यानी हिजड़ों का कारोबार है, ऐसा उनका कहना है। ये आगे उन्होंने एक वीडियो में ये कहा, मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अब इसके मुताबिक इनका कहना यह है कि अगर मुझे मेरे से अकेले से शिवसेना रन करनी नहीं आई और मुझे अगर किसी ऐसे पक्ष का साथ निभाना पड़ा जिसकी आइडियोलॉजी मेरे आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रही है तो मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। और ऐसा कहने वाले बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे 2019 में जब उनको दिखा कि मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता क्योंकि बीजेपी शिवसेना से कई गुना ज्यादा एमएलएस के साथ स्ट्रांगली सामने खड़ी है और अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए इतने साल से जो युति चलते आ रही थी बीजेपी और शिवसेना के बीच में, उसको रातों रात तोड़ के उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और आईएनसी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ थामा और हाथ थाम के अपने आप को सीएम घोषित किया। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। यानी मतदाताओं की क्या भावना है इसको जाने बगैर उनकी भावनाओं को लताड़ के जो अपने मन में समझ में आया वैसा डिसीजन लिया गया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि बाला साहेब ठाकरे ने इतने साल से जिस शिवसेना को चलाया और लोगों के सामने खड़ा किया उसी को रातों रात उनके ही बेटे उद्धव ठाकरे ने खत्म कर दिया, यानी उनकी विचारधाराओं को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। अब यहाँ पे लोग दो तरीके से बढ़ गए। कुछ लोगों को लगा कि उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के लिए जो किया वो सही किया और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि बाला साहेब ठाकरे इनकी राजनीति कुर्सी के लिए कभी थी ही नहीं। उनका एक ही मार्ग था हिंदुत्ववादी और वो हिंदुत्ववादी आखिर तक बने रहे। अभी इसी घटना के कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस जब एक नेशनल टेलीविजन पे जाते हैं और उनको एक सीधा सवाल पूछा जाता है कि क्या वक्त पड़ने पे आप एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस से दोस्ती करोगे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेन पण राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही नाही नाही। अब वो यही तक कह के चुप रहते तो समझ में आता, लेकिन उसके आगे जाके उन्होंने जिस बात को कहा वो बात सुनने के बाद आप हंस हंस के लोटपोट हुए बिना नहीं रहोगे। तो लक्षात घ्या अजित पवारांना भाजपमध्ये स्थान नाही। अभी इतना साफ शब्दों में कहने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ही दिनों बाद क्या डिसीजन लिया देख लीजिए। अब यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त के एनसीपी के लीडर शरद पवार इनसे प्रॉपर बात किए बिना अजित पवार का साथ लेके अपनी सीएम पद की शपथ ली और अजित पवार ने डेप्यूटी सीएम की शपथ ली। अब इससे ही हमको पता चलती है बीजेपी की क्रेडिबिलिटी महाराष्ट्र में कितनी है। और उसके ही 3 दिन बाद पता चलता है कि अजित पवार के जितने भी एमएलए है वो सारे के सारे बीजेपी में आने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी प्लस एनसीपी जो सरकार बनने की उम्मीद थी वो पूरी की पूरी धरी की धरी रह गई है। अब इतने सारी चीजें होने के बाद आप मुझे बताइए महाराष्ट्र पॉलिटिक्स क्या एक स्कैम नहीं है? जिस जगह से मैं बैठ के देख रहा हूं, बाकी के मतदाताओं के नजरियों से देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स अब पॉलिटिक्स नहीं रहा बल्कि हमारे वोट्स के साथ एक स्कैम किया जा रहा है। जब भी कभी वोटिंग पास में आती है तो हर मतदाताओं को याद दिलाया जाता है कि वोटिंग करना आपका अधिकार है और इसको आप जरूर से निभाइए। अब जोश में आके कई सारे लोग जाके वोट तो करते हैं, पर क्या अब की स्थिति देख के आपको समझ में आ रहा है कि किसको वोट देना ज्यादा जरूरी है? अब बात अगर यहीं पे रुकती तो अलग बात थी। 2021 में जो घटना घटी उसके तो आप सभी गवाह होंगे। एकनाथ शिंदे इन्होंने अपने साथ 40 एमएलए को लेके आसाम चले गए और वहां जाके उन्होंने घोषित किया कि हम उद्धव ठाकरे जिस शिवसेना को चला रहे हैं और जिस तरीके से शिवसेना चला रहे हैं हम उसका साथ देने के लिए कतई तैयार नहीं है। अब इसके पीछे उनको कारण पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एनसीपी और आईएनसी ये जो दो पार्टियां हैं इनकी विचारधारा हमारी विचारधाराओं से कभी नहीं मेल खाती है और जब भी कभी काम करने की जरूरत पड़ती है तो हमको सेकंड प्रायोरिटी मिलती है हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी से और कंपेयर टू एनसीपी और आईएनसी के जो एमएलए हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। और इसके वजह से उन्होंने कहा कि हम इस शिवसेना में सीएम उद्धव ठाकरे के अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर एकनाथ शिंदे एंड ग्रुप ने जाके बीजेपी को मिले और उन्होंने कहा कि हम है असली शिवसेना। और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे समझ में आता है कि ये जो शिवसेना के 2 पार्ट हुए इसके पीछे बीजेपी की स्ट्रॉन्ग राजनीति रही है।
क्योंकि अगर बीजेपी इतनी स्ट्रांगली सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं होती तो एकनाथ शिंदे एंड ग्रुप इतना बड़ा डेयरिंग का काम कतई नहीं करते। मतलब ये डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति अपनाई गई, जिस राजनीति को हमेशा हिंदुस्तान में कहा गया है कि उस राजनीति से दूर रहो, लेकिन वो यहाँ पे घटती हुई नजर आई। अब देखिए यहाँ पे कई सारे लोगों के इमोशंस जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जो हूँ वो बाला साहेब ठाकरे के विचारों की राजनीति करना चाहता हूँ, ना कि उनके बेटे के कहे के ऊपर चलो। और इसके वजह से वो बीजेपी का साथ थाम के चले गए। लेकिन कहानी अगर यहीं पे रुकती तो बात अलग थी, क्योंकि कहानी आगे जाके शुरू होती है जब एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस में हमको सेम हरकत देखने को मिलती है। सेम अजीत पवार अपने 40 एमएलए लेके शरद पवार की पार्टी यानी एनसीपी को छोड़ के बाहर निकलते हैं, और वो भी सेम चीज कहते हैं कि हम ही असली एनसीपी है क्योंकि हमारे पास 40 आमदार है। और सही मायने में जो चीज एकनाथ शिंदे एंड ग्रुप के साथ हुई वही अजित पवार एंड ग्रुप के साथ हुई। वो लोग भी जाके बीजेपी को मिले, और साथ ही साथ जैसे एकनाथ शिंदे एंड ग्रुप को शिवसेना का एक्चुअल नाम, एक्चुअल धनुष्य बाण का लोगो और झंडा, ये तीनों चीज मिली, वैसी ही तीनों चीजें यानी घड़ी की निशानी, झंडा और एक्चुअल नाम अजित पवार को मिला। अभी आप कहेंगे कि अजित पवार अगर बीजेपी को जाके मिलते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि इतने सालों से अजित पवार और अजित पवार के साथ जो 40 एमएलए आज जाके बीजेपी और शिवसेना को मिलते हैं, वही लोग एक समय पे शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। और अगर बीजेपी की बात कहूं तो मोदी जी का यह भाषण आप पहले जरूर सुन लीजिए। तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। तो मतलब अगर आप कह रहे हैं कि इतना भ्रष्ट है एनसीपी, तो इसके बावजूद आप क्यों एनसीपी के साथ दोस्ती कर रहे हो? और दूसरी बात, मैं एकनाथ शिंदे जी से एक पूछना चाहूंगा कि अगर आप सीएम की पोस्ट पे बैठे हो और आपकी विचारधाराओं से अलग होके एक पार्टी आपके साथ अलाइनमेंट करना चाहती है, तो आप इसमें नकारने की भूमिका क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों आप ऐसा लग रहे हो कि आप बीजेपी की एक कठपुतली बन के रहे हो? क्योंकि बीजेपी को जहां जाओ वहां पे सत्ता चाहिए, लेकिन शिवसैनिकों को महाराष्ट्र में एक विचारधारा चाहिए, और उस विचारधारा के तहत इतने सालों में शिवसेना महाराष्ट्र में चलती आ रही थी। अब बात करेंगे कांग्रेस के लीडर नाना पटोले के बारे में। नाना पटोले आज कांग्रेस का झंडा जरूर लहरा रहे हैं, लेकिन 2017 के पहले ये भी बीजेपी का झंडा लहरा रहे थे। इसका साफ मतलब है, देखिए, जो बंदा पार्टी बदलने का काम करता है उसका कोई खुद का एजेंडा या खुद की विचारधारा नहीं होती है। वो सिर्फ सत्ता की लालच में या कुर्सी के लालच में आके अपने अपने डिसीजंस ले लेता है। और रही बात शरद पवार और अजित पवार, तो भाई साहब मेरे को इन लोग का सही में समझ नहीं आता है कि ये लोग किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि इतने सालों से कांग्रेस में इतना बड़ा अपना झंडा गड़ाने के बाद जब इनको कांग्रेस से बाहर निकाला गया, तब इन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म की, और आज इनकी खुद की ही पार्टी की बागडोर शरद चंद्र पवार के पास नहीं बची, और इनके खुद के भतीजे अजित पवार इनसे अपनी ताकत दिखा के अपने पार्टी के 40 एमएलए को लेके बाहर चले गए। और ये एक छोटा मोटा फैसला नहीं होता है कि एक पार्टी के लिए सालों से काम करने के बाद लोग तुरंत दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं। और यहाँ पे अजित पवार की बात बोलूं तो मुझे साफ साफ एक चीज दिखाई देती है कि इनको चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब इनका बहुत बड़ा है। वो तो कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इनको एक चीज समझ में आई कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो यहाँ से तो जो चीफ मिनिस्टर था उनकी चीफ मिनिस्टर की गद्दी जा चुकी है, यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने का मेरे को यहाँ पे कोई भी मौका नहीं है। और वो मौका वापस से पाने के लिए ये चले गए हैं महायुति के पास। अब मेरा सवाल ये है कि एक राज्य को एक चीफ मिनिस्टर और एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर काफी है, इस राज्य में दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? तो ऐसे उलझी हुई महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या आप वोट देना पसंद करोगे? क्या आपको पता है कि इस सब की जड़ें कहां पे जाके बनी हुई? कि क्या आज इस स्कैम के जवाब में आप जाके कौन सी पार्टी को वोट देना पसंद करोगे? क्या आप लेफ्ट विंग वाले हो या राइट विंग वाले हो? इतने सालों से हमें राइट विंग यानी हिंदुत्ववादी पार्टी को फॉलो करो, यानी बीजेपी या शिवसेना जैसी, ऐसा कहा गया था। और या फिर आप लेफ्ट विंग को फॉलो करो जो सर्व जाति धर्म समभाव की भावना रखता है, जो किसी भी इंसान को जात या धर्म भावना के द्वेष करने से मना करने वाली पार्टी है। फिर ऐसी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ क्या कर रही है, जो एक प्रॉपरली हिंदुत्ववादी पार्टी है, और जिनकी पार्टी को शिवसेना के फाउंडर बाला साहेब ठाकरे ने इतनी बड़ी बात स्टार्टिंग में बोल दी थी। और अगर आपको समझना है कि आज जहां पे हमारा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पहुंच चुका है, और आज जिस तरीके से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का हाल हुआ है, इतना बुरा हाल ना कभी हुआ था, और मुझे नहीं लगता आगे जाके शायद कभी होगा। लेकिन अभी ये जो चल रहा स्कैम है
क्या इसमें आप हिस्सेदार बनना पसंद करोगे या नहीं करोगे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब महाराष्ट्र का ये हाल असल में हुआ क्यों, इन सब के पीछे की वजह क्या थी, ये सारी पार्टियां जो फॉर्म होके आज हमारे राज्य पे राज करने की कोशिश कर रही है, इनका फॉर्मेशन हुआ कैसे, इसकी जड़ में जाना है तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बारीकी से समझाऊंगा। मेरा नाम है मकरंद और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी उसमें की सबसे पहली पार्टी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पार्टी फाउंड की गई थी 1885 में और उस वक्त अंग्रेजों का राज हमारे ऊपर था। तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक पार्टी का फॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब तक आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते हैं तब तक आप किसी दूसरी सरकार से लड़ाई नहीं कर पाते हैं। और इसी को ध्यान में रख के ये पार्टी फाउंड की गई थी। और इसी पार्टी में 1920 में जवाहरलाल नेहरू पहले से ही इस पार्टी में थे और जब महात्मा गांधी आते हैं तो इस पार्टी को एक नई ऊंचाई मिलती है और एक अलग तरीके का इमोशन और एक रिवॉल्यूशन आता है और लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी को अपना एक हीरो के तौर पे देखने लगते हैं। ऐसे में 1925 में एक जगह पे डॉक्टर हेडगेवार वो अपनी एक अलग ही दिमाग लगा रहे थे और वो एक हिंदुत्ववादी पार्टी या एक हिंदुत्ववादी एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के लिए उन्होंने क्रिएट किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। अब जहां पे महात्मा गांधी का बेसिक एम ये था कि हिंदू मुस्लिम जो भी है वो यूनाइटेड होके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, वहीं पे डॉक्टर हेडगेवार और उनकी टीम हिंदू और मुसलमान वादों में उलझी हुई थी। मतलब जहां पे महात्मा गांधी हमारे देश को प्रगति पथ पे लेके जाना चाहते थे, वहीं पे RSS कहीं ना कहीं अपनों से ही लड़ के अपने देश को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही समय में कई सारे क्रांतिकारी आए और उन्होंने अपने प्राण भी दिए और कई लोग अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में सजा भी काटे। और ऐसे में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। देश को आजादी तो 1947 में मिल चुकी थी, लेकिन उस समय में महाराष्ट्र की वेस्ट बाउंड्री और गुजरात की वेस्ट बाउंड्री को बॉम्बे स्टेट कहा जाता था। और बॉम्बे स्टेट होने के टाइम पे यहाँ पे बॉम्बे का प्राइम मिनिस्टर रखा जाता था और कुछ समय बाद जब हमारा संविधान बना 1950 के बाद बॉम्बे स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा। बॉम्बे स्टेट के नॉर्थ में गुजराती बोलने वाले ज्यादा थे और साउथ में मराठी बोलने वाले ज्यादा थे। इसके लिए बॉम्बे स्टेट के दो हिस्से किए गए। गुजराती बोलने वालों को लिए गुजरात स्टेट दिया गया और मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र स्टेट दिया। लेकिन उस वक्त के बॉम्बे स्टेट का नक्शा कुछ इस तरह से था, लेकिन इस नक्शे में आपको विदर्भ और मराठवाड़ा ये तब ज्वाइन नहीं दिखेगा। लेकिन 1 मई 1960 में जब महाराष्ट्र एक अलग से स्टेट फाउंड किया गया तो उसमें विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ के बनाया गया और इसीलिए हम 1 मई को महाराष्ट्र दिन करके सेलिब्रेट करते हैं। और उस महाराष्ट्र के पहले सीएम थे यशवंतराव चव्हाण। और 1960 से लेके 1995 तक एक तरफा कांग्रेस का राज रहा है महाराष्ट्र पे। हालांकि बीच में कांग्रेस में कुछ मतभेद होने की वजह से उनके पार्टी में अलग अलग डिफरेंसेस आके अलग पार्टी फॉर्म होके वो सत्ता में रही, लेकिन जो भी थे वो सब कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करने वाले ही थे। और उसमें 1995 में जो आखिरी चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था शरद पवार। लेकिन इसके दरमियान महाराष्ट्र में कई सारी चीजें होने लगी थी जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में पड़ने वाला था। 1966 में बाला साहेब ठाकरे मार्मिक नाम के एक अंक में कार्टूनिस्ट का काम करते थे और उनके कार्टून्स जो होते थे वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ होते थे। इमिग्रेंट्स यानी बाहर के राज्यों से महाराष्ट्र में रोजगार कमाने आने वाले जो लोग थे, यानी स्पेसिफिकली लेबर क्लास के जो लोग थे, उनसे उनको खासी नफरत थी। और उनका मानना यह था कि महाराष्ट्रियंस को पहले मौका क्यों नहीं दिया जाता है बजाय कि तमिलियंस, जिनको यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा मौका मिलता था काम करने का। और इसी चीज को ध्यान में रख के 1966 में जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे वसंतराव नाइक, इन्होंने देखा कि ये बंदा जो है इसके अंदर लीडरशिप है, इसके अंदर एक विचारधारा है और उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को तैयार किया एक पार्टी फॉर्म करने के लिए। और इस पार्टी को नाम दिया गया शिवसेना। शिवसेना यानी शिवाजी की सेना, ऐसा इसका कहना था। लेकिन स्टार्टिंग में ये पार्टी एक एपॉलिटिकल पार्टी थी, यानी इसका एक्टिवली राजनीति में कोई भी हिस्सा नहीं था। इस पार्टी को बनाने के पीछे वसंतराव नाइक का एक स्पेसिफिक गोल था और वो गोल ये था कि उस वक्त कामगार यूनियन के लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे लोगों पे पकड़ बनाने के लिए और कांग्रेस को हमेशा ये याद दिलाने के लिए कि भाई अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो ही तुम्हारी कांग्रेस टिकी रहेगी, अदरवाइज यहाँ पे और भी पार्टियां पनप रही है। और शिवसेना उस वक्त इतनी ज्यादा वसंतराव नाइक से जुड़ी हुई थी कि कई बार शिवसेना को वसंत सेना के नाम से भी जाना जाता था। यानी जितने भी आज के मॉडर्न जमाने के शिवसैनिक है
या मनसे वाले हैं, उनको लगता है कि शिवसेना यानी सिर्फ एक हिंदुत्ववादी विचारधारा को फॉलो करने वाले इंसान ने बनाया और उसी ने चलाया। हालांकि फाउंड उन्होंने जरूर किया, लेकिन उसके पीछे की जो विचारधारा थी वो एक कांग्रेस के नेता की थी और उस वक्त इस पार्टी का पॉलिटिक्स में आने का कोई दूर दूर का अंदेशा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी हुई तो आपको क्या लगता है, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ बाला साहेब ठाकरे थे कि उनके साथ थे? अगर आप सोच रहे होंगे कि बाला साहेब ठाकरे 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ थे तो आप सरासर गलत थे, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी को 100% सपोर्ट किया था। जबकि 1975 ही वो समय था कि इमरजेंसी की वजह से कई सारे कांग्रेसवादी बाहर निकल आए और 1951 में बना हुआ एक छोटा सा पॉलिटिकल पार्टी था भारतीय जनसंघ और जनता दल, और ऐसे बहुत सारे छोटी मोटी पार्टियां उस वक्त फॉर्म हो रही थी और उन सारी पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी स्थापित की जिसका नाम था जनता पार्टी। और ये जनता पार्टी सिर्फ 3 साल तक स्थापित रही। लेकिन इस जनता पार्टी का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि 1977 की जनरल इलेक्शन में मोरारजी देसाई वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो कांग्रेस के नहीं थे, यानी जनता पार्टी के थे। लेकिन आगे जाके ये जनता पार्टी भी फूट गई और अलग अलग पार्टियों में बढ़ गई और उसमें की सबसे अहम पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। आज के जितने भी मॉडर्न शिव सैनिक है जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि 1977 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, यानी प्राइम मिनिस्टर कौन ये चूज करने वाला था, तब बाला साहेब ठाकरे ने इंदिरा गांधी को फुल सपोर्ट किया था और अपना कोई भी नेता उनके खिलाफ खड़ा नहीं किया था। बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि उसके बाद 1980 में जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर पद के लिए चुनाव किया गया, उसमें भी उन्होंने एक भी अपना नेता खड़ा किए बिना उन्होंने स्पेसिफिकली कांग्रेस के लिए कैंपेन रन किया था और उनके कैंपेन रन करने का सीधा सीधा फायदा इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला और उस वक्त चीफ मिनिस्टर बने AR अंतुले। इसीलिए मैं लोगों को हमेशा एक चीज कहता हूं कि आंखें बंद करके अंधभक्त बनने से पहले सवाल पूछना शुरू करो कि कोई चीज शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, उस शुरू होने के पीछे वजह क्या थी और आज वो चीज कहां पे पहुंच चुकी है। अगर इस इतिहास में आप जाओगे तो आपकी सूझबूझ भी सलामत रहेगी। क्योंकि आज के युवाओं को मैं जब देखता हूं तो मुझे उनकी सोच देख के कहीं पर झेंडा फिल्म का ये गाना याद आ जाता है, और इसी फिल्म का एक क्लाइमैक्स का सीन है जिसमें संतोष जुएकर एक सामान्य कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहा है और वो कुछ बातें बोलता है, वो आप जरूर से सुन लीजिए। साला झेंडा कुठला पण असो, मार खाणारा कार्यकर्ता आणि मारणारा पण कार्यकर्ताच, नेते नाही। इसके कहने का मतलब ये था कार्यकर्ता ही मारते हैं और मार खाने वाला भी कार्यकर्ता रहता है, नेता नहीं रहता। ना नेता मार खाता है ना नेता किसी को मारता है। नको काळजी करूस बाई, राडा करायला नाही चाललो मी, राडा थांबवायला चाललोय, चल रहे। और आखिर में ये फिल्म में ये हीरो निकल पड़ता है ये बोल के कि मैं अभी झगड़ा होने नहीं दूंगा बल्कि झगड़ा रोकने जा रहा हूं। तो अगर आप भी सुलझे हुए इंसान हो तो आप इस चीज को हमेशा से पॉलिटिक्स में जाने से पहले ध्यान में जरूर रखिए। अब 1980 में बीजेपी की स्थापना हो जाती है और बीजेपी के साथ युति बन जाती है शिवसेना की। शिवसेना जो है वो एक हिंदुत्ववादी पार्टी बन चुकी थी। अब यहां से उनका कांग्रेस के ऊपर का इम्पैक्ट चला गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे को फील होने लगा था कि अगर मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता रहूंगा तो मेरा खुद का वजूद कुछ भी नहीं बनेगा और मुझे कोई भी फॉलो नहीं करेगा। और इसी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी को एक हिंदुत्ववादी पार्टी की पहचान बनाई और 1990 में ये पार्टी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी। 1990 के जब महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए तो इन्होंने एक चौंकाने वाला रिजल्ट दिया, 52 MLA इनके चुन के आए और बीजेपी उस वक्त शिवसेना के साथ ही चुनाव लड़ रही थी। और उस वक्त चुनाव हारने के बाद शरद पवार वापस से CM बने और उसके बाद का जो 1995 का चुनाव था, ये चुनाव ने पहली बार महाराष्ट्र को झटका दिया। पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी ने सत्ता स्थापित की और उस वक्त शिवसेना के सबसे ज्यादा MLA बने और बीजेपी के उससे कम बने, लेकिन 2 CM बने और दोनों भी CM शिवसेना के ही थे। पहले CM बने मनोहर जोशी और उसके बाद कुछ 6 महीने या साल भर के लिए नारायण राणे बने। उसके बाद जब नारायण राणे CM थे तो उनको लग रहा था कि भाई हम जो है वापस शिवसेना को सत्ता में ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया
और सत्ता जो है वो वापस से शिवसेना के हाथ से निकल के कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में चली गई। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि 1980 से लेके अभी सत्ता चली भी गई थी, लेकिन इनकी युति नहीं टूटी। यह आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसी दरमियान शरद पवार ने सोनिया गांधी जी को कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और इस वजह से सोनिया गांधी ने शरद पवार और उनके साथ और कुछ नेताओं को अपने पार्टी से निकाल दिया। और उसके बाद शरद पवार को एक चीज समझ आ गई कि मैं प्राइम मिनिस्टर तो शायद ही बनूंगा, लेकिन मैं अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा तो अपनी पहचान बना लूंगा। और उसी वजह से 1999 के चुनाव के पहले उन्होंने अपनी पार्टी स्थापित की, एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। लेकिन इन्होंने पार्टी अलग बनाने का कोई खास डिफरेंस मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि चुनाव के टाइम पे इन्होंने वापस अलायंस के लिए कांग्रेस को ही चुना और इसके बाद 99 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सत्ता महाराष्ट्र में रही। और यहां तक मतलब 1980 से लेके 2014 तक का जो पॉलिटिक्स था ना, वो बहुत ही साफ सुथरा था। और वो साफ सुथरा रखने के पीछे वजह थी बाला साहेब ठाकरे का जिंदा रहना। अपनी शिवसेना प्रमुख वाली पोस्ट तो उद्धव ठाकरे को दे चुके थे, लेकिन वो जिंदा होने की वजह से कभी भी बीजेपी और शिवसेना में दरार नहीं आई। लेकिन उसके पहले दरार आई उनके घर में। 2006 वो साल था, ऐसा माना जाता था कि बाला साहेब ठाकरे के बाद अगर शिवसेना कोई संभालेगा तो वो राज ठाकरे संभालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि राज ठाकरे को गद्दी से हटाया जाता है, उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख बनाया जाता है और इस वजह से राज ठाकरे अपनी अलग एक पार्टी स्थापित करते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और इस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को यानी मनसे के वजह से कई गुना शिवसेना जो है वो कमजोर हो गई, क्योंकि कई सारे लोग जो बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे को देख के आए थे, आनंद दिघे तो एक्सीडेंट और हार्ट अटैक की वजह से गुजर चुके थे, लेकिन उसके बाद राज ठाकरे को वो सेकेंडरी नेता देखने लगे थे। और जब लोगों ने देखा कि हमारा जो नेता है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं आगे जाके, वही हमारी पार्टी छोड़ के जा रहा है, तो कई सारे लोग उनके साथ चले गए। लेकिन उसका ना खास फायदा मनसे को हुआ ना शिवसेना को हुआ, लेकिन उसका पूरा का पूरा फायदा राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को मिला। लेकिन इसके बाद जब 2014 का चुनाव आया तो पहली बार जब बाला साहेब ठाकरे इस दुनिया में नहीं रहे, तब बीजेपी और शिवसेना की अलाइनमेंट टूट चुकी थी। और अलाइनमेंट टूटने की वजह यह थी कि इन्होंने सोचा कि हम सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, अगर हम लोग बाद में सोचेंगे एक साथ आना है या नहीं आना है। पहले तो शिवसेना आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि तब भी बीजेपी बहुत ज्यादा मतों से जीत के आई थी। और फिर उद्धव ठाकरे को एक चीज समझ आई कि अगर इतने साल से हम लोगों ने हिंदुत्ववादी होने का नारा लगाया है, तो हम बीजेपी छोड़ के किसी और पार्टी का साथ थामेंगे तो गलत साबित होंगे। तो इस वजह से वो वापस बीजेपी के साथ जाते हैं, लेकिन उनका जो सीएम बनने का सपना था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अधूरा रह जाता है, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की सीटें शिवसेना की सीटों से कई गुना ज्यादा थी। अब इसके बाद आता है 2019 का वो साल जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक गहरा अंधेरा छाने वाला था। यानी किसी ने भी नहीं सोचा था सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का हाथ थामेंगे। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस वैसी ही महाराष्ट्र में पिछड़ी हुई थी। पिछले 5 साल से उनके पास कोई भी मंत्री पद नहीं था, तो वो सोच रहे थे कि भाई हमको जो भी मौका मिले वो मौके पे चौका मारने का इंतजार कर रहे थे। और उनको मौका दिया उद्धव ठाकरे ने। और जब उद्धव ठाकरे ने उनको समझ आया कि बीजेपी में अगर जाऊंगा, उनको सिर्फ 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद चाहिए था, लेकिन वो उनको मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि बीजेपी के एमएलए यहाँ पे शिवसेना से कई गुना ज्यादा थे। और वो चीज समझे बिना वो अपनी मुख्यमंत्री पद की लालसा लेके बैठे रहे। और जब उन्हें यह समझ आया कि बीजेपी मुझे साथ नहीं देने वाली है, तब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए और वहां पे कई सारे शिव सैनिकों के दिल टूट गए। लेकिन जो पुराने लोग हैं जो 1980 से अभी भी जिंदा है, उनको पता था कि शिवसेना कहां से बनी थी, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो लोग अभी नए नए शिव सैनिक बने थे, उनको इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा। उनको ये लगा कि हम इतने सालों से कांग्रेस और एनसीपी को गाली देते हुए आए हैं और आज उनके साथ सीट पे सीट लगा के कैसे बैठे। और इस वजह से 2021 में एकनाथ शिंदे और ग्रुप का अलग होना दिखाई देता है। और उनके अलग होने के वजह से आज जो शिवसेना है पूरी बिखरी हुई शिवसेना है। किसको वोट दे किसको ना दे किसी को समझ नहीं आ रहा है। आज जो एनसीपी है वो पूरी बिखरी हुई एनसीपी है। यानी सोचने वाली बात यह है कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, इसमें बाला साहेब नाम जो है वो शिवसेना उवाटा के पास है, लेकिन एकनाथ शिंदे का ग्रुप जिसको आज शिवसेना का एक्चुअल नाम मिला है, वहीं पे
जहां पे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ये नाम मिला है, उनके पास उनका खुद का झंडा और खुद की निशानी अजित पवार के पास चली गई है, जिनके पास ओरिजिनल एनसीपी मिली है। मतलब चीजें इतनी जटिल और इतनी उलझी हुई है, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि कब कौन सी पार्टी बदल दे, कौन कौन सी विचारधारा लेके कहां चला जाए, कुर्सी के लालच में क्या क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। और महाराष्ट्र का मतदाता भटका हुआ है, बटा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। सोच समझ के अपना वोट किसको देना है ये सोचो, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखो, लोकसभा चुनाव में लोगों ने ये नाटक और ये स्कैम को देख के 50% तक लगभग चुनाव में वोट नहीं डाला था। इसकी साफ वजह थी क्योंकि लोग बेवकूफ बनना नहीं चाहते हैं। लोग देखते हैं कि या तो हमको हमारे विचारों वाली राजनीति मिले, या फिर हम काहे के लिए इतना कष्ट ले कि भाई जाके वोटिंग डे पे वोट करें। तो दोस्तों ये सब आप भी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है इस समय में जो 6 पार्टियां चल रही है, इसमें कोई भी किसी का सगा नहीं है, सब अपनी अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए लगा हुआ है। आप वोट किसको देंगे और क्यों देंगे, ये दोनों की वजह नीचे लिखिए, ताकि हमारे जो और मतदाता है जो कमेंट में जाके पढ़ेंगे उनको भी इसका जवाब जरूर से मिलेगा। तो बस दोस्तों यही रहा मेरा आज की महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का विचार। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं कोई और एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।